वेलकम बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर अपना भेज चुका हूँ वीडियो की फॉर्म में, उसमें आप चेक कर सकते हैं बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल का नाम आप सब जानते हैं फिजिक्स प्लैनेट, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अपने टॉपिक पे हम आते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। एक्चुअली रिलेटिव परमेबिलिटी थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। जैसा कि हम सब ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, that is epsilon m by epsilon naught. In the same manner, mu r relative permeability, that is mu m by mu naught, means permeability of a medium with respect to permeability of free space. तो mu r से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली mu r क्या इंडिकेट करता है? किसी भी मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी ये इंडिकेट करती है कि अगर हम उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो अपने अंदर से फील्ड लाइन को पास होने की परमिशन देता है कि नहीं। अगर वो अपने अंदर से पास होने की परमिशन फील्ड लाइन को देता है तो समझ लो उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, अगर देता है तो। और अगर नहीं देता है तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, 0 भी हो सकती है। तो मैंने क्या किया, दोबारा सुने। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है? It indicates either a material allowed to pass magnetic field lines through it or no when it is placed in a uniform magnetic field. अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रख दें तो वो अपने अंदर से फील्ड लाइन को पास होने की परमिशन देता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी। तो मैंने एक सब्सटेंस लिया X, इसको मैंने मैग्नेटिक मटेरियल फील्ड में रख दिया तो हम देखते हैं कि फील्ड लाइन इसके बाहर से जाना पसंद करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिस्मिथ है। बिस्मिथ एक्चुअली बिस्मिथ के अंदर बिस्मिथ है, कॉपर है, इन सब के अंदर यही मैग्नेटिक कैरेक्टर पाया जाता है। अगर मैं एक दूसरा मटेरियल लूँ, हम देखते हैं कि वो अपने अंदर से फील्ड लाइन को पास होने की परमिशन देता है। तो परमिशन ये दे रहा है, इसलिए इसके लिए म्यू आर की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 और इसके लिए म्यू आर की वैल्यू होगी लेस देन 1। ओके, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सेकंड टर्म आती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या इंडिकेट करता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंडिकेट करता है कि अगर हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जैसे हमने इसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये अपने पूरे वॉल्यूम का कितने परसेंट मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड। जैसे सपोज करो एक टीचर ने बच्चों को 5 चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है, तो बच्चों को कितने समझ में आए, 4 आए, 3 आए, तो जिसको जितना ज़्यादा समझ में आएगा समझ लीजिए उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज़्यादा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मींस हाउ मच अ मटेरियल गेट मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इंटेंसिटी हमें क्या इंडिकेट करती है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंडिकेट्स दैट हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो वो कितना मैग्नेटाइज, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, इसको इंडिकेट कौन करेगी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इससे पहले एक टर्म और हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक टर्म है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, नेचर में कुछ मटेरियल तो ऐसे पाए जाते हैं जिनके एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे पाए जाते हैं जिनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस दे बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। वे सब मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं।
लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल फील्ड ना लगाएं तो वे मॉलिक्यूल इस तरीके से एडजस्ट रहते हैं कि उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। जैसे कि ये इसका डाइपोल, सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, तो ये इसके अगेंस्ट है, ये इसके अगेंस्ट है, ये इसके अगेंस्ट, ये इसके अगेंस्ट, सबका अपना अपना डाइपोल मोमेंट तो है। लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते हैं तो ये सब इस तरह एडजस्ट रहते हैं कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, जस्ट लाइक अ डिसिप्लिन ऑफ अ क्लास इन द एब्सेंस ऑफ अ टीचर। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही क्या होगा, नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ को, और साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को। तो ये सारे एटम्स, सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो हमने जो ये बाहर से फील्ड लगाया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ है इसकी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एक टर्म आती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दो तरह के हो सकते हैं, हमने पढ़ा है कि एक तो होती है टेम्परेरी मैग्नेट और एक होती है परमानेंट मैग्नेट। जैसे कि मेरे पास कोई बार मैग्नेट है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ है, वो क्या है, फिक्स है। लेकिन एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स सोलेनॉइड आप कह सकते हैं। इसके अंदर मैं एक सॉफ्ट आयरन का रोड रख दूं, है ना, तो इससे जो फील्ड बनता था, हमने फॉर्मूला पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं, म्यू नोट म्यू आर एन आई बाय एल, अगर इसके अंदर सॉफ्ट आयरन है तो। अब परमानेंट मैग्नेट से जो फील्ड बनेगा वो कैसा है, वो तो फिक्स है। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट से करंट को बढ़ा के आप फील्ड को बढ़ा सकते हो। अगर मैं सॉफ्ट आयरन निकाल दूं तो म्यू नोट रह जाएगा, सॉफ्ट आयरन रखूंगा तो म्यू आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड को अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम कैसा फील्ड लगाना पसंद करेंगे, हम हमेशा टेम्परेरी फील्ड लगाना पसंद करेंगे, परमानेंट नहीं, क्योंकि परमानेंट को हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते। तो जो हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, देखिए म्यू नोट म्यू आर तो फिक्स है, तो ये जो टर्म बची एन आई बाय एल, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसी को हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं। H इज इक्वल टू एन आई बाय एल, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर इनवर्स। ओके, तो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स की यूनिट है। अब अपने टॉपिक पे दोबारा आता हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैं दोबारा बोलता हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमें ये इंडिकेट करती है कि हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी स्पेसिमेन को, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा, इसको कौन इंडिकेट करता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एंड इट कैन बी मेजर्ड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मैंने ये स्पेसिमेन लिया, नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ को, तो इधर साउथ पोल बन जाएगा। ये नॉर्थ साउथ को कैंसिल कर देगा, ये नॉर्थ इस साउथ को कैंसिल कर देगा, तो इधर कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल, इधर कैसा बनेगा, साउथ पोल। तो मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, 12, तो यानी कि ये स्पेसिमेन भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा m इंटू 12। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, m इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। जो यहाँ पे पोल बनेंगे उनकी स्ट्रेंथ को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉल्यूम कितना होगा, सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है a और इसकी लेंथ तो वही है 12, है ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यूनिट अगर हम निकालें, पोल स्ट्रेंथ की होती है एम्पियर मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो क्या बचेगा, एम्पियर मीटर इनवर्स। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की भी यही यूनिट है और मैग्नेटाइजिंग फोर्स की भी यही यूनिट है। तो बच्चों, तीन क्वांटिटी मैंने आपको पढ़ाई है मैग्नेटिक मटेरियल के पढ़ने से पहले। एक मैंने आपको बताया रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी मैंने आपको बताया म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम बाय म्यू नॉट, यूनिटलेस है। फिर मैंने आपको बताया मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसके बाद आपको बताया मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब फोर्थ क्वांटिटी है
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है? ये इंडिकेट करती है कि अगर हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, देन हाउ इजीली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, it indicates that how easily a material gets magnetized। कितनी आसानी से कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, कब? when it is placed in an external magnetic field। तो ससेप्टिबिलिटी को चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, CHI, चाय भी बोलते हैं इसको, चाय नहीं चाय नहीं है। एंड इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मीन्स मैंने कितना पढ़ाया और ये क्या है, आपको कितना समझ में आया। तो I/H दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी। तो जिसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर होगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वो मटेरियल जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और जिनके लिए इसकी वैल्यू निगेटिव होगी वे कभी भी मैग्नेटाइज्ड नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब यहाँ से हम डिस्कशन करेंगे अपने मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएंगे आपके टॉपिक्स, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले आता है डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। Diamagnetic materials are those whose individual atom, ion or molecule does not behave as in dipole moment। उनका कोई भी एटम, किसी भी डाइपोल, उनके अंदर कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होता है। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता है। ओके, जैसे बिस्मिथ है, कॉपर है, ये सब डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। या हम ये भी समझ सकते हैं कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो +½ और -½ होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और इससे कौन सा पोल बन रहा है, साउथ, अगर ये -½ है तो दूसरे वाला कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे बनेगा नॉर्थ पोल। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इससे हम डाईमैग्नेटिज्म को समझ सकते हैं कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर शो क्यों नहीं करते हैं। फिलहाल इतना डीप नहीं है आपके सिलेबस में, आप फिलहाल ऐसे ही समझें कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स वे हैं जिनका एटम, मॉलिक्यूल या आयन किसी भी डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। इनके एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, बिस्मिथ है, कॉपर है और बहुत सारे हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं किसी डाईमैग्नेटिक सैंपल को, स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रीफर टू पास अवे फ्रॉम इट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसे दूर जाना पसंद करेंगी क्योंकि ये अपने अंदर से फील्ड लाइन को पास होने की परमिशन नहीं देता है। अगर एग्जाम में ये डायग्राम आ जाए और आपसे पूछे कि पहचान कौन तो आप यही कहेंगे कि ये डाईमैग्नेटिक है। अगर बाय चांस इसमें एक लाइन भी पास कर दे तो भी इसको डाईमैग्नेटिक ही बोलना है, क्योंकि ये वे बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते और इनको अगर पिटाई करके ज़बरदस्ती से क्लास में बिठा दें तो पढ़ेंगे तो तब भी नहीं, लेकिन फिर भी इनके कानों में से टीचर की आवाज़ तो जाएगी, लेक्चर तो जाएगा ना कान में। तो इसलिए एक लाइन पास हो या एक भी ना हो तो समझ लो कौन है, डाईमैग्नेटिक्स है। दूसरा, यानी कि इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो <1 है, मैंने बताया था आपको। सेकंड प्रॉपर्टी, एक रिलेशन है रिलेटिव परमेबिलिटी में और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में। μr = 1 + chi_m, और म्यू की वैल्यू 1 से कम है तो chi_m कैसा आएगा, निगेटिव। chi_m निगेटिव का मतलब दे कैन नेवर बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो ये कभी भी मैग्नेटाइज्ड नहीं होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, if dimagnetics are placed in a non uniform magnetic field, यानी कि कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब
कहीं पे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहीं पे कैसा है, वीक है। तो मैंने ये रख दिए, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये यू शेप ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड भर दिया। तो हम देखते हैं कि वैसे तो लिक्विड दोनों लिम्ब में कैसा आएगा, सेम हाइट तक जाएगा, जितना इस हाइट है ना, जितना यहाँ जाएगा इतना यहाँ जाएगा। लेकिन हम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही हम क्या देखते हैं कि यहाँ से लिक्विड का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, यहाँ से लिक्विड का लेवल कम हो जाता है और इस साइड बढ़ जाता है। यानी कि ये कहाँ से कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं, ये वे बच्चे हैं जो क्लासरूम से सिनेमा हॉल की तरफ भागते हैं, ये वे बच्चे हैं जो क्लासरूम से पिज्जा हट की तरफ भागते हैं। ओके, तो ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड रीजन, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं कोई बार शेप में ले लूं डायमैग्नेटिक्स, तो दे ऑलवेज कम्स इन टू रेस्ट सच दैट देयर लॉन्गर एक्सिस ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। सपोज ये बार की शेप में कोई डायमैग्नेटिक है मेरे पास, ओके, और इसको मैंने यहां पे सस्पेंड कर दिया ऐसे। जहां मैं खड़ा हूं, इस इधर वाली मेरी जो दीवार है, इसको आप नॉर्थ पोल मान लीजिए और इधर साउथ पोल, और बीच में मैंने ये बार की शेप में एक डायमैग्नेटिक लिया और इसको सस्पेंड कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जैसे ही मैं इसको कहीं भी घुमा दूं तो ये ऐसे रुकता है कि इसका जो शॉर्टर एक्सिस है, ये शॉर्टर, ये तो फील्ड की डायरेक्शन में आता है, और लॉन्गर एक्सिस, ये लॉन्गर एक्सिस हमेशा 90 डिग्री बनाता है। क्योंकि अगर ये ऐसे रुकेगा तो फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होंगी और ये अपने अंदर से पास होने की परमिशन देता नहीं है, इसलिए ये हमेशा लॉन्गर एक्सिस के साथ रुकता है परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये कंडीशन है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने से मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन डायमैग्नेटिक्स तो वो हैं जिनके अंदर कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर है ही नहीं, तो इसलिए इनको कितना भी गर्म करो इन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायमैग्नेटिक्स। तो ये हुई आपकी सारी डायमैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टी। ओके, अब यहां से मैं शुरू करूंगा सेकंड टाइप ऑफ मटेरियल, दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो कैरेक्टर है वो जस्ट अपोजिट है, ऐसा आप समझेंगे। देखिए जरा, अगर मेरे पास कोई स्पेसिमेन है पैरामैग्नेटिक्स का और उसको मैं मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख दूं, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रीफर टू पास थ्रू इट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जाना पसंद करती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। वैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था पैरामैग्नेटिक्स के लिए। पैरामैग्नेटिक्स वे मटेरियल है, वे सब्सटेंस हैं जिनका इंडिविजुअल एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल, जिनका इंडिविजुअल एटम, आयन और मॉलिक्यूल बिहेव करता है एज अ डाइपोल, बट इन द एब्सेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। इनका हर एक एटम नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, डाइपोल है, लेकिन जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो ये इस तरीके से एडजस्ट है कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, 0, पूरे सिस्टम का, पूरे स्पेसिमेन का। और अगर मैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में इनको रख दूं, एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो नॉर्थ किसे अट्रैक्ट करेगा भाई, साउथ को, और साउथ किसे अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को। तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, है ना। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं कोई पैरामैग्नेटिक का स्पेसिमेन मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, देन फील्ड लाइन प्रीफर टू पास थ्रू इट। फील्ड लाइन इसके अंदर से जाना पसंद करती हैं, तो इसके लिए म्यू आर कैसा हो गया, ग्रेटर देन 1। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। डायमैग्नेटिक अगर समझ गए तो पैरामैग्नेटिक में कोई दिक्कत नहीं है, वो म्यू आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, ये रिलेशन हमने पढ़ा है, और अगर म्यू आर 1 से बड़ा है तो चाई एम कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। चाई क्या इंडिकेट करता है, हाउ इजीली अ मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। तो चाई अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक्स को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, देन दे गेट मैग्नेटाइज इजीली, ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड वन, अगर मैं यू शेप ट्यूब लूं, उसमें एक पैरामैग्नेटिक भर दूं, तो इधर मैं मैग्नेटिक पोल्स लगाऊं, इधर ना लगाऊं, तो हम देखते हैं कि इधर से लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा इस बार। ठीक है, इधर से लिक्विड का लेवल कम होकर इधर बढ़ जाएगा। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक्स की क्या टेंडेंसी है? दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाना पसंद करते हैं। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास एक बार है, अरे वो वाला बार मत समझ लेना, वो दूसरा बार है भाई। अगर मेरे पास एक बार शेप में कोई पैरामैग्नेटिक्स है और उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इसका जो लॉन्गर एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि भैया इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। ये अपने अंदर से फील्ड लाइन को पास होने की परमिशन देता है, तो लॉन्गर एक्सिस फील्ड की डायरेक्शन में रुकेगा। फिफ्थ, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पैरामैग्नेटिक्स का जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो 2 मटेरियल हो गए। अब तीसरा बचा है फेरोमैग्नेटिक्स। फेरोमैग्नेटिक्स से पहले चलो फेरोमैग्नेटिक करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा क्यूरी लॉ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन है? एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ना डोमेन की फॉर्म में पाए जाते हैं। डोमेन आप लोग सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। डोमेन का मतलब है एक एक ग्रुप के आदमियों को एक तरफ कर देना, एक ही कैटेगरी की चीज़ों को अलग अलग रख देना ग्रुप्स में। जैसे कि डॉक्टर्स का एक ग्रुप, ये डॉक्टर्स हैं, इनकी सोच कुछ और है। ये इंजीनियर्स हैं, सपोज इंजीनियर ये हैं, तो इंजीनियर की जो थिंकिंग है वो कुछ और है। ये पॉलिटिशियंस हैं, ये कुछ और सोचते हैं। और ये हैं टीचर, इनकी सोच सबसे अलग है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश में 4 पार्टियां हैं मेन। कांग्रेस है, बीजेपी है, और ये मुलायम सिंह जी की पार्टी है, और ये आप मान लीजिए मायावती की पार्टी है। ओके, लेकिन सबके अपने मेंबर, सबकी सोच एक जैसी है एक पार्टी की, लेकिन हर एक पार्टी की सोच दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। तो ये इसको कैंसिल कर रही है, ये इसको कैंसिल कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ डाइपोल बिहेव कर रहा है, लेकिन सबकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना है सिस्टम का? देश का बेड़ा गर्क है। लेकिन अब सपोज करो इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में बीजेपी जीत जाती है, तो बीजेपी अगर जीत जाएगी, जीती है जैसे कि, तो बीजेपी के जीतने से इसका जो वॉल्यूम है, बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं या बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, उन सब का जो एरिया है, वॉल्यूम है, उनका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये लीजिए, ओके, ये। और ये सब क्या होगा? ये थोड़ा सा इनका जो एरिया है, इनकी जो बातें हैं वो कम हो जाएंगी बननी। अब जब इनकी पार्टी बन गई है तो कानून कौन बनाएगा? कानून भी बीजेपी ही बनाएगी। तो कुछ देर बाद क्या होगा? जो भी रूल बनेगा वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह के बाद नोटबंदी होगी या जीएसटी लगेगा, विरोध तो सब करेंगे लेकिन मानना सबको पड़ेगा। तो कुछ देर बाद क्या होगा? सारे एटम्स, सारे मॉलिक्यूल्स, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, अब सब एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, है ना? तो दे शो अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर। जो फेरोमैग्नेटिक्स हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी लगभग पैरामैग्नेटिक के जैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल की है। इनके ये वे बच्चे हैं जो 98% के हैं और पैरामैग्नेटिक है 70-80% के। समझ में आएगा आपको? तो सबसे पहली बात, अब तो मैं ये तो हटा देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं फेरोमैग्नेटिक्स को कहाँ रख दूँ?
किसी मैग्नेट के पोल्स के बीच में, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू इट, फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होना पसंद करती हैं, ये ऐसे, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होना पसंद करेंगी, पास होना पसंद करेंगी तो म्यू आर 1 से बड़ा होगा, जबकि इसकी वैल्यू म्यू आर की होती है 1000 से 1 लाख तक, जबकि पैरामैग्नेटिक मैंने कितना बताया, लगभग ग्रेटर देन 1, ये लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जो टेंडेंसी है वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। और म्यू आर ये होता है, अगर मैं म्यू आर की वैल्यू यहाँ रखूँ, इधर जाएगा तो 1 माइनस करेंगे तो चाई एम भी लगभग इतना ही आएगा, 10⁻³ से 10⁵ तक, जबकि उसके लिए था पॉजिटिव केवल, ये तो लाख में जा रहा है। इसका मतलब अगर एक बार हमने फेरोमैग्नेटिक को कहाँ रख, कुछ होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं होते हैं, फेरोमैग्नेटिक में भी कुछ स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और कुछ मैग्नेटाइज भी जल्दी होते हैं और डीमैग्नेटाइज भी जल्दी हो जाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है आयरन, निकिल, कोबाल्ट, स्टील, ये फेरोमैग्नेटिक्स हैं, तो इसके लिए ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इनको अगर हमने एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तीसरा सेम है, अगर मैं फेरोमैग्नेटिक्स को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन, ये वीक से स्ट्रॉन्ग जाना पसंद करते हैं। अगर मैं एक बार की शेप में लूं फेरोमैग्नेटिक को तो वो भी पैरामैग्नेटिक की तरह ही रुकते हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। फिफ्थ, टेम्परेचर, अगर मैं इनका टेम्परेचर बढ़ा दूं, जैसे मैंने अभी फेरोमैग्नेटिक्स बनाए थे डोमेन वाले, अगर मैं उनका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, जैसे अभी ये मैग्नेटाइज हो गए थे, यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत है, ये सब डोमेन की फॉर्म में थे, लेकिन सब जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया था तो सारे आयंस, सारे मॉलिक्यूल्स, सारे एटम्स क्या हो गया था, सब एक ही डायरेक्शन में आ गए थे। ये देखिए, अब अगर मैं इसको गर्म करूं, तो अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो इनका जो ओरिएंटेशन है, इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ये घूम जाएंगे, लेकिन घूम के ये इस पोजीशन में नहीं आएंगे, इस पोजीशन में नहीं आएंगे। ये कैसा होगा, ये रैंडमली मूव कर जाएंगे, कोई किधर घूम जाएगा, कोई किधर घूम जाएगा गर्म करने के बाद, तो फिर ये इस तरह हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में घूम जाएंगे, ठीक है। और ऐसे कौन थे, ऐसे पैरामैग्नेटिक्स थे। तो दोबारा सुना इस टॉपिक को, अगर मैं इनका टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो इनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एंड एट अ सर्टेन हाई टेम्परेचर दे कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक्स, ये पैरामैग्नेटिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर और इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, हम इसको बोलते हैं। तो फिर इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कोई आपसे पूछे कि क्या फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम उनको ट्रांजिशन टेम्परेचर तक ले जाएं। और कोई पूछेगा क्या ठंडा करने से फिर ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इनको कूल कर दें तो दोबारा मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, ओके। तो ये हुए आपके तीनों टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स, और यहाँ से एक छोटा सा लॉ बनता है, उसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने मैग्नेटिक मटेरियल का आपको करा दिया है इन वन शॉट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी और जो कंसेप्ट मैंने समझाया वो समझ में आएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो आपकी तरफ आती रहे। क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैडम क्यूरी ने बहुत सारे लॉ दिए हैं। क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो क्यूरी लॉ, मैडम क्यूरी ये कहती हैं कि जो भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड आप लगाओगे मटेरियल उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आई घट जाएगा, या आई बाय एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, या आई बाय एच इज इक्वल टू c बाय t, which is called Curie constant. C stand for Curie constant.
आई बाई एच कौन है भैया, चाई है, तो चाई इज इक्वल टू सी बाई टी। तो ये मैडम क्यूरी ने लॉ दिया था। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड आई बाई एच, तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर और आई बाई एच एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हो 1/t अगर हम ले लें यहाँ, तो अगर मैं 1/t में और 1/h में ग्राफ करूँ तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो 1/t बढ़ेगा तो I/h भी बढ़ेगा, तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक पॉइंट पे जाके क्या होगा कि I/h मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि मटेरियल मान लीजिए 100% मैग्नेटाइज हो गया, मटेरियल 100% मैग्नेटाइज हो गया। उसके बाद आप कितना ही फील्ड लगाए, सपोज आपको एक जॉब मिली और 12 घंटे आपको काम करना है, 12 घंटे का आपका पैकेज है 1.5 लाख रुपए पर मंथ। फिर कंपनी ने कहा कि आप अगर 4 घंटे और काम बढ़ा दें अपना तो आपका पैकेज 2 लाख का हो जाएगा। आपने सोचा पैसा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे करते करते 24 घंटे पे पहुंच गए कि 24 घंटे काम करो 10 लाख रुपए महीना लो, आपने वो भी मान लिया। फिर उसने कहा कि 26 घंटे काम करो। अरे भाई 26 घंटे लाएं कहाँ से लाएं 26 घंटे हम, तो 100% आपने वर्क कर दिया ना। तो ऐसे ही एक टाइम वो आएगा कि जो मटेरियल है वो 100% मैग्नेटाइज हो जाएगा। उसके बाद आप 1/t को कितना भी बढ़ाना, लेकिन ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, सैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है। तो ये चैप्टर आपका मैंने पूरा किया है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू।